सही गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आया हूं, जो कि एक बहुत ही कमाल की एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई सीरीज होगी। लेकिन इसके अंदर जो सबसे खास बात है वो ये है कि सीरीज के अंदर का जो मेन कैरेक्टर होगा वो कोई ह्यूमन नहीं होगा, बल्कि वो तो असल में एक असुरा होने वाला है। और हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से एक छोटा सा असुर बच्चा बन जाता है अपनी पूरी टेरिटरी का मैड किंग। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है असुरा टेरिटरी को, जहाँ पर रहने वाले हमें एक ज़ू ट्राइब को दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर असल में दो विलेज के किंग्स के बीच में फाइट हो रहे थे। जहाँ से जाते हुए हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं और उसका नाम असल में होता है योयो, जो कि अपने पैरों की बीमारी की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता। वो भी फाइट को देखना चाहता था, इसीलिए वहाँ पर पहुंचकर वो कुछ असुराज से कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। जहाँ पर फिर जैसे तैसे करके योयो सबसे आगे पहुँच जाता है फाइट को देखने के लिए, जहाँ पर उसका सबसे खास दोस्त भी खड़ा हुआ होता है और उसका नाम होता है शाओयो। योयो उससे कहता है कि कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, जिससे कि शाओयो बताता है कि नहीं, अभी तो खेल असली शुरू होने वाला है। और ये असल में फाइट हो रही होती है द मैड किंग और द माउंटेन किंग के बीच में। और असल में मैड किंग शाओयो का पिता और पूरे ट्राइब का लीडर होता है। जहाँ पर तभी माउंटेन किंग मैड किंग को मारने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसको मैड किंग के स्किल्स के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि ये बंदा क्या कर सकता है, क्योंकि उसने यहाँ पर केवल एक ही झटके में माउंटेन किंग की हालत खराब कर दी थी। इसीलिए फिर योयो के विलेज वाले कहने लगते हैं कि हमारे किंग तो वाकई में बहुत ही गजब के हैं। तभी शाओयो भी ये कहने लगा था कि माउंटेन किंग वाकई में काफी ताकतवर बंदा है, लेकिन उसने अपने बाप को फाइट के लिए चुनौती देकर सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि माउंटेन किंग के बचने के चांसेस बहुत ही कम है। इसीलिए फिर तभी वो फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को उठा लेता है, जिसकी मदद से वो मैड किंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स को करने लगा था। लेकिन मैड किंग काफी आसानी के साथ में उसके अटैक्स को डॉज कर देता है। इसके बाद फिर वो दोबारा से रेडी हो जाता है उसके हमलों का सामना करने के लिए, जहाँ पर वो निहत्था होते हुए भी इस स्वॉर्ड का मुकाबला कर रहा था। लेकिन तभी माउंटेन किंग चालाकी के साथ में मैड किंग के हेड पर जैसे ही अटैक करने वाला था तो उसको अपने हाथों से ही रोक लेता है। नजारा सभी लोगों के लिए एकदम ही शॉकिंग था, क्योंकि ये माउंटेन किंग अपने अटैक के प्रेशर को बढ़ाने लगता है, जिससे कि मैड किंग को थोड़ी सी चोट लग जाती है और उसको ब्लीडिंग भी होने लगी थी, जिससे कि योयो डरने लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन तभी मैड किंग अपने फायर को एक्टिवेट करते हुए माउंटेन किंग से कहता है कि चलो इस फाइट को खत्म करते हैं, क्योंकि अब वो केवल एक ही झटके के साथ में उसकी इस वॉर्ड को ही तोड़ दिया था। जिसके बाद फिर वो भागते हुए जाकर अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को यूज करने लगता है। इसको असल में कहते हैं द फ्लेम पाम टेक्निक। इसकी मदद से उसने मैड किंग की तो हालत ही खराब कर दी थी, क्योंकि वो उसको केवल अपनी एक ही हाथ से उठाकर कहता है कि तुम्हें मुझे चैलेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मेरी ये फ्लेम तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगी। और वाकई में होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैड किंग ने अपने फ्लेम की मदद से माउंटेन किंग को जलाकर ही राख कर दिया था। इससे कि माउंटेन किंग के ट्राइब वाले लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी मैड किंग ये कहने लगता है कि भाई मुझे माफ करना, लेकिन आखिरकार ये लड़ाई तो बराबरी की ही थी। हम दोनों में से किसी न किसी को तो मरना ही था, और अब तुम आसमान में जाकर एक सितारा बन जाओगे। अपनी प्रजा के बारे में चिंता मत करना मेरे भाई, क्योंकि आज के बाद से मैं वहाँ का रखवाला और मैं वहाँ का राजा हूँ। जिससे कि जो ट्राइब की सीमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसने माउंटेन किंग के ट्राइब को जीत कर अपने हिस्से में मिला लिया था, जिससे कि यहाँ के सभी लोग उसको चीयर करने लगते हैं। और फिर तभी यहाँ पर कुछ लोग शाओयो को अपने कंधों पर उठाकर ले जाने लगते हैं। कहते हैं कि चीफ के लड़के को भी तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में यही तो हमारा अगला मैड किंग बनेगा। जहाँ पर कुछ लोगों के भागने की वजह से योयो गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी लोग योयो को सबसे कमजोर असुरा समझते थे। वो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा प्यार लोग केवल चीफ के लड़के को ही करते हैं। इसीलिए वो निराश होकर यहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगा था, जो चीज शोयो को भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में योयो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसकी एक ब्यूटीफुल सी एल्डर सिस्टर को देख पाते हैं। वो जैसे ही अपने पीछे योयो को देखती है, वो उससे कहती है कि आखिर अब तुम्हें किसने बुली किया, तुम मुझे इतने ज्यादा निराश क्यों दिख रहे हो। तो योयो बताता है कि नहीं, मुझे किसी ने भी बुली नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद ही गिर गया और मेरे पैरों में बंधी हुई लकड़ियाँ भी टूट गयी। तभी इसकी सिस्टर कहने लगती है कि क्या तुमने आज की उस फाइट को देखा जिसमें दोनों विलेज के चीफ फाइट कर रहे थे। योयो बताता है कि हाँ, वो फाइट तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी। बताने लगता है कि किस तरीके से मैड किंग ने माउंटेन किंग की बहुत ही बुरी हालत की, और आखिरकार उन्होंने चंद मूव्स का यूज करते हुए माउंटेन किंग को मार दिया। मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी वो थी उनकी रेड फ्लेम पाम। उसकी सिस्टर देखती है कि उसका भाई मार्शल आर्ट को सीखना चाहता है, लेकिन वो उसके केपेबल ही नहीं है। इसलिए वो उससे कहने लगते हैं कि उसके लिए तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाकर तुम मैड किंग के जैसे बन पाओगे। दोबारा से योयो के पैरों में लकड़ियों को बांध देती है, जिससे कि वो चलने के काबिल भी हो चुका था। तभी योयो की सिस्टर ये बताने लगती है, इस साल हमारे मैड किंग ने पूरे 3 ट्राइब्स को हराया, जिससे कि सैकड़ों असुरा हमारे ट्राइब में
में आ चुके हैं, इसीलिए अब हमारे पास में मौका है और भी नई नई जगहों पर जाने का। योयो कहने लगता है कि क्या हम लोग यहाँ से किसी दूसरे विलेज में जाने वाले हैं। तभी योयो कहता है कि लेकिन हमारे मैड किंग को अपने ट्राइब को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ में फाइट करनी पड़ेगी। सिस्टर बताती है कि हाँ, हमारे आसपास रहने वाले कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जिनके किंग्स के पास में मॉन्स्टर्स के जैसी पावर्स है। योयो कहता है कि यानी कि फिर तो वो लोग हमारे मैड किंग से भी ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन कितना अच्छा होगा अगर मैं भी उनके जैसे ताकतवर बन जाऊं। कहती है कि अगर तुम वाकई में ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर तभी जाकर तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, जिसको कहते हैं किंग आर्मी, उसमें जुड़ने का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर योयो का मजाक उड़ाने के लिए कुछ लड़के आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि तुमसे अच्छा तो कचरा होता है, कि ना तो तुम्हारे पास में माँ है और न ही पिता जो कि तुम्हारी केयर कर सके, इसीलिए तुम तो जिंदगी में कुछ भी करने के लायक नहीं हो। इसी की सिस्टर उन लड़कों को डांट कर भगा देती है कि उसका मजाक मत उड़ाओ, लेकिन ये बातें हमेशा ही योयो के दिल पर लगती हैं। इसीलिए वो कहने लगता है कि शायद मैं आने वाले समय में जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। सिस्टर कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कि योयो कहता है कि उन्होंने सच कहा है, असुरा कभी भी मेरे जितने कमजोर नहीं होते और न ही कोई मेरे जैसा असुरा होता है जो कि पैदा ही कमजोर हड्डियों के साथ में हुआ हो। मैं जानता हूँ कि मैं तो शोयो के जितना भी अच्छा कभी भी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, हमेशा हार्ड प्रैक्टिस करूंगा और आपको भी प्रोटेक्ट करूंगा। इससे कि तभी सिस्टर उसको डांटते हुए कहने लगती है कि क्या तुम भूल गए हो मैं हमेशा तुमसे क्या कहती हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि हम लोग चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न पड़े रहे, तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा काम होता है मेहनत को करना, अपनी चुनौतियों से तब तक लड़ते रहना जब तक कि हम उनको खत्म न कर दें, और यही हम जैसे असुरास के जीवन निर्वाह का असली नियम है। जो बात सुनने के बाद योयो कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ आप ये हमेशा ही मुझसे कहती हो, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हो कि इसका असल में मेरी जिंदगी में कौन सा यूज है। आप ये भी जानती हो कि मैं अपने इन पैरों की मदद से ठीक से चल भी नहीं सकता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मुझे कचरे का डिब्बा बुलाकर। आप कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि मुझ पर आकर क्या बीतती है जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कमजोर बुलाते हैं। सिर्फ वो नाराज होकर यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि सिस्टर आप मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ पाओगे। सिस्टर उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है। इसके बाद अब योयो चलते चलते जंगल में पहुँच गया होता है और वो अपने लिए कुछ जरूरी पौधों को काट रहा था, लेकिन फिर तभी योयो को रियलाइज होता है कि अभी उसने अपनी सिस्टर से जो कहा है वो उसको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो योयो भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसके साथ में उसकी सिस्टर ना होती तो फिर योयो की जिंदगी तो कभी की खत्म हो चुकी होती। इसीलिए वो सोचता है कि उसे यहाँ से जाकर अपनी सिस्टर से माफी मांगनी चाहिए और आज के बाद वो कभी भी उनके ऊपर इतना नाराज भी नहीं होगा। जिसके बाद फिर वो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो फिर कुछ बदमाश लोग उसको रस्सी में फंसा कर नीचे गिरा देते हैं, जो कि 3 बंदे होते हैं और वो योयो के पास में आकर उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि हमारी टेरिटरी में मत आया करो। मुझे लगता है कि इस बार तो हमें तुम्हें एक अच्छा ही सबक सिखाना पड़ेगा, जिससे कि फिर तुम यहाँ पर आने वाले रास्ते को ही भूल जाओगे। कि फिर तभी एक बंदा योयो को मारने लगता है। योयो कहता है कि मैं जहाँ पर चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ, तुम आखिर होते कौन हो मुझे रोकने वाले। जिससे कि फिर उसने यहाँ पर योयो को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था। बाकी के 2 बंदे भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरीके का असुरा है जो कि ना तो फाइट करना जानता है और न ही खुद को बचाना जानता है। ऐसे असुरा को तो असल में एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। योयो एक ऐसा लूजर है जो कि हमसे फाइट करना भी नहीं जानता। मोटा बंदा उसको मारते हुए ये कह रहा था कि तुम और तुम्हारी सिस्टर किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी तो सुअरों से भी ज्यादा बदतर है। लेकिन अब ये बात सुनने के बाद योयो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसके अंदर जो आग छुपी हुई होती है वो एक्टिवेट हो चुके थे। योयो कहता है कि तुम मेरी सिस्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। जिसके बाद फिर उसने उस मोटे बंदे के ऊपर इतना ज्यादा पावर के साथ में अटैक किया था कि वो काफी दूर जाके गिरता है और इंजर्ड भी हो जाता है। योयो को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसके पास में इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। इसके बाद फिर ये तीनों के तीनों दोबारा से उसको मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन योयो के अंदर जो गुस्से की पावर थी अब तो वो खत्म भी हो चुकी थी। इसीलिए अब ना तो वो कोई अटैक कर पाता है और न ही खुद को बचा पाता है, जिससे कि फिर ये सभी के सभी बंदे दोबारा से उसको मारने लगते हैं। ये मोटा बंदा जैसे ही एक डंडे से मारने वाला होता है योयो को, तो फिर तभी योयो को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है शियो, जिसको देखकर ये लोग डर जाते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। शियो कहता है कि जो भी असली असुरा होते हैं वो कभी भी कमजोरों पर हमला नहीं करते, हमेशा ही अपने से ज्यादा ताकतवर असुरा को ढूंढते हैं फाइट करने के लिए। कमजोर बंदे को मारने से आकर तुम लोगों को मिल ही क्या जाएगा। जैसे कि वो मोटा बंदा कहने लगता है कि सुनो शियो, तुम लीडर के बेटे हो इसीलिए इस बात पर ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास लगाऊंगा। तो शियो कहता है कि ठीक है, मैं भी उस वक्त का इंतजार बेसब्री के साथ में कर रहा हूँ। जैसे कि फिर ये तीनों के तीनों बंदे यहाँ से चले जाते
जाते हैं। और फिर तभी यो शियू से ये कहता है भाई तुम मुझे बचा रहे थे या फिर मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मुझे कमजोर बुलाकर। मेरी बस हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं और कुछ भी नहीं। और तुम्हारे ऐसे कहने की वजह से मुझे बहुत ही बुरा लगा है। जिससे कि शियू यो से माफी मांगता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा ना लगे। इसके बाद फिर वो दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। यो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं सबसे कमजोर असुरा हूँ, लेकिन अगर मैं फाइट करने के बजाय यहाँ से भाग जाऊंगा अब तो फिर जो कुछ भी लोग मेरे बारे में बोलते हैं वो तो सही ही मान लिया जाएगा कि मैं किसी कचरे के ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। तो शियू उसको समझाता है कि भाई जब तुम अपने ओपोनेंट को हरा ही नहीं पाओगे तो उस फाइट में गिव अप कर देना ही सबसे बेस्ट चॉइस होती है। कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी असुरा तुम्हारी इतनी बुरी हालत करे। यो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा है कि असली असुरा वही होते हैं जो कि अपनी मुश्किलों से भागते नहीं हैं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं। मैं तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक कि मैं अपनी मुश्किलों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता। यो कहता है कि छोड़ो ना, तो तुम कभी भी मेरी बातों को समझोगे और न ही और कोई समझ पाएगा। यो कहता है कि देखो, लड़ाई में हमेशा फाइटिंग करना ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर तुम हर जगह बुद्धि के बजाय बल का प्रयोग करोगे तो शायद हार ही जाओगे। इसीलिए कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें भागना सबसे बेस्ट चॉइस होती है। लेकिन फिर तभी अचानक से यो की बॉडी के अंदर एक सिग्नल ट्रिगर होता है जिसने उसको इतना ज्यादा अलर्ट कर दिया था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। यहाँ तक कि वो शियू से भी ये कहता है कि कोई तो है जो कि यहाँ पर आ रहा है। यो को आने वाली एक ऐसी शक्ति का आवाज हो रहा था जिसको और कोई भी नहीं कर सकता। शियू उससे कहता है कि भाई आकर तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसी कौन सी चीज को फील कर रहे हो जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यो बताता है कि शियू, मैं एक मौत को आभास कर सकता हूँ, एक ऐसी अनजानी शक्ति जो कि मेरी तरफ, मेरे ट्राइब की तरफ बढ़ रही है। मैं जानता हूँ कि कोई न कोई तो है जो कि हमारी ट्राइब में ऑलरेडी घुस चुका है। शियू को तो उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये कह रहा है। यो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मुझे यहाँ से भागना होगा। वो तुरंत ही जाने लगता है अपने विलेज की तरफ अपनी सिस्टर को बचाने के लिए, जिससे कि फिर ये दोनों ही तुरंत ही तेजी के साथ अपने ज़ू ट्राइब की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अब तो शाम भी हो चुकी थी, लेकिन जब ये दोनों विलेज के अंदर एंटर करते हैं तो उसको पूरी तरीके से जला दिया गया था। यहाँ तक कि विलेज के जितने भी असुरा होते हैं उन्हें भी जान से मार दिया गया था। शियू कहता है कि आखिर कौन है, किसने मेरे लोगों को मारा। यो भागते हुए सीधा पहुँच जाता है अपनी सिस्टर के पास में, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल होती है और पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। इसको जल्दी से जाकर यो और शियू बचाते हैं। यो कहता है कि सिस्टर जल्दी से जागो, मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन अभी भी उसके अंदर थोड़ी सी जान होती है, इसलिए वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि कोई तो है जो कि तुम्हें, हमें, हम सबको मारने के लिए आया है। इसीलिए वो तुरंत ही उस हमलावर का सामना करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को भी उठा लेती है। यो कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि असल में यहाँ पर ऐसा हुआ क्या। सिस्टर बताती है कि वो असल में एक असुरा है जो कि हमारे ट्राइब को मार रहा है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि असल में ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है। इसलिए अगर तुम लोग अपनी जान को बचाना चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। यो कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि केवल एक बंदे ने हमारे इतने बड़े ज़ू ट्राइब को मार दिया। जहाँ पर फिर तभी अचानक से घरों को तोड़ते हुए बाहर निकलता है द मैड किंग, जिसकी फाइट चल रही होती है उस हमलावर के साथ में। लेकिन मैड किंग भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जहाँ पर फिर तभी हम लोग आते हुए देख पाते हैं उस हमलावर को, जिसे फाइट करने के लिए मैड किंग एक्टिवेट करने लगता है अपनी द रेड फ्लेम स्लैश टेक्निक को। वो कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया इस हमले को यूज करने के लिए। और वो जैसे ही अपने इस रेड फ्लेम टेक्निक को यूज करने वाला होता है तो उतने वक्त में ही वो हमलावर असुरा मैड किंग के हाथ को तोड़ चुका था। जिसके बाद फिर वो मैड किंग के ऊपर एक इतना खतरनाक अटैक भी करता है, इसकी वजह से एक ही झटके में मैड किंग की मौत हो चुकी थी। और असल में इस हमलावर असुरा का नाम होता है लियाओली। इसको देखने के बाद यो ये सोचने लगता है कि यानी कि ये वही असुरा है। इसके आने का एहसास उसको पहले से ही हो चुका था। यही वो शक्ति है जो कि उसके पूरे ट्राइब को खत्म कर चुकी है। लेकिन फिर तभी शियू गुस्से के साथ में बढ़ने लगता है लियाओ जी पर अटैक करने के लिए। लेकिन लियाओ जी की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा होती है, वो एक ही अटैक के साथ में शियू के हाथ को भी काट चुका था, जिससे कि अब शियू भी कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाता और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि लियाओ जी का मुकाबला करने की ताकत यहाँ पर किसी के अंदर भी नहीं थी। इसके बाद फिर वो तुरंत ही बढ़ने लगता है यो की तरफ, जिससे कि उसको बचाने के लिए तुरंत ही उसके सामने आ जाती है उसकी सिस्टर, जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से जैसे ही लियाओ जी के ऊपर अटैक करने वाली होती है तो फिर उससे पहले ही लियाओ जी ने अपने एक पंच की मदद से सिस्टर को ही खत्म कर दिया था और उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन अब यो की आंखों के सामने उसका पूरा विलेज खत्म हो जाने की वजह से और उसकी सिस्टर के मर जाने की वजह से उसके अंदर की जो आग होती है वो दिल की मदद से पूरे शरीर में फैलने लगी थी, इससे कि यो के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर जाता है और वो कहता है कि आज मैं तुझे मार दूंगा। इसके बाद जो उसकी बॉडी से एनर्जी निकलती है वो देखने लायक थी। लेकिन फिर हमें इसके अगले ही सीन में दिखाया जाता
बताता है कि लियाओ जी बेहोश हो चुके योयो को खींच कर ले जा रहा था। और जैसे ही योयो को होश आता है वो अपने आप को गुफा के अंदर पाता है जहाँ पर लियाओ जी उस बंदे को खींच कर ले जा रहा था। और लियाओ जी योयो को खींच कर इतना जोर से पत्थर से मारता है उसकी तो यहाँ पर हालत ही खराब हो चुकी थी। लियाओ जी भी योयो से कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, इसीलिए अब खड़े हो जाओ और मुझसे फाइट करो। एक असुरा कभी भी इस तरीके से हार नहीं मानता, खड़े हो जाओ और अपना परिचय मुझे दो। लियाओ जी तो उसके जस्ट सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा निराश किया, क्योंकि असुरा कभी भी इस तरीके से पीठ दिखाकर नहीं भागते। और वो अपने दोनों हाथों की मदद से योयो के ऊपर इतना जोरों को अटैक करता है उसकी वजह से तो योयो का सिर ही फट चुका था। योयो मरते हुए ये कहता है कि क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है। लेकिन फिर तभी हम लोग योयो को एक दूसरी जगह पे देख पाते हैं जहाँ पर उसको याद आ रहा था कि किस तरीके से उसकी आंखों के सामने उसके मैड किंग को मारा गया, उसके दोस्त को मारा गया और उसकी सिस्टर को भी मारा गया। और यही बातें योयो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी दिला रही थी। जहाँ पर तभी अचानक से एक और बंदा उसके सामने आ जाता है, जिससे डरते हुए योयो कहने लगता है कि अब आखिर तुम कौन हो, या तुम भी मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। वो बंदा बताता है कि नहीं, मेरा नाम है जिंगी, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिंगी बताता है कि जिस बंदे ने तुम्हें किडनैप करने में मेरी मदद की है वो लियाओ जी तो असल में मेरा ही भाई है। योयो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, उस बंदे ने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि उसने तो मेरे पूरे ट्राइब को ही खत्म कर दिया और फिर भी तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। जिंगी कहता है कि माफ करना दोस्त, लेकिन लियाओ जी के कुछ अपने ही तरीके हैं, मैं तो केवल उसको ऑर्डर देता हूँ, अब उन्हें कैसे पूरा करता है ये मैं नहीं जानता, और उसके तरीके ज्यादातर खतरनाक ही साबित होते हैं। योयो कहता है कि हमारी तो किसी के साथ में दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर आखिर लियाओ जी ने मेरे साथ में, मेरे लोगों के साथ में ऐसा क्यों किया। जिंगी कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि ऐसा ना हो, लेकिन अब ये घटना तो घट चुकी है, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। योयो कहता है कि मुझे बताओ कि अब आकर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिंगी कहता है कि देखो, तुम्हें मुझसे डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे जितने भी सवाल है मैं उन सभी के जवाब तुम्हें एक एक करके दूंगा। उसके साथ में बातें करते हुए योयो कहता है कि तुम किसी ऑर्डिनरी असुरा के जैसे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भाई सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो जिंगी बताता है कि हाँ, हम तुम्हारे जैसे असुरा के जैसे ही हैं, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में एक अंतर भी है। हम वो असुराज हैं जिनको हेवन से काफी समय पहले निकाल दिया गया था। हमें ये सलाह दिया गया गॉड की पूजा करने का, क्योंकि हम लोगों को भेज दिया गया है इस मॉर्टल वर्ल्ड में। जिसकी बात को सुनकर योयो ये कहने लगता है कि यानी कि वो लेजेंडरी 99 घोस्ट हो जिनके बारे में मैंने सुन रखा था, यानी कि इस हिसाब से तो आप हमारे एंसेस्टर कहलाओगे। तभी जिंगी कहता है कि ये मेरी टेरिटरी है और हम दोनों कभी भी एक दूसरे की टेरिटरी के रूल्स को ब्रेक नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। योयो कहता है कि मैंने तो सुना था कि आप सभी के सभी लोग मर चुके हो। तो जिंगी बताते हैं कि किसी भी गॉड की जिंदगी काफी सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है और उन्हीं में से कुछ कारण है जिनकी वजह से हम लोग अभी तक जिंदा हैं। लेकिन ये भी याद रखो कि तुम आसानी के साथ में यहाँ से जा नहीं पाओगे। जैसे कि योयो कहने लगता है कि तो फिर आपके भाई ने मेरे ट्राइब को खत्म क्यों किया। जिंगी बताता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसने उसको अपनी ओर खींचा, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए उसे हराना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये असुरा सीरीज का एपिसोड कैसा लगा, क्या आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो।